नमस्कार। मैं मंजू कुमारी मीणा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था कि कंपनी अधिनियम 2013 कब बना, कैसे बना, किस प्रकार से बना, ये हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। और कंपनी अधिनियम की हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, कंपनी अधिनियम 1956 हमें क्यों बदला, ये सब हमने पिछले ये व्याख्यान में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी की परिभाषा एवं अर्थ। कंपनी अधिनियम हमको समझ में आ गया कि कंपनी अधिनियम 2013 क्या है, कब लागू हुआ, कब बना। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी क्या है, कंपनी किसको बोलेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी एक ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन एवं पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत सम्मिलन हुआ हो। इस प्रकार यह अधिनियम किसी भी संघ, संगठन अथवा कंपनी को तभी कंपनी के रूप में मान्यता देता है जबकि उसका सम्मिलन इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन हो गया हो। यह परिभाषा कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति की और कोई संकेत नहीं देती है। अतः कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं का पढ़ना जरूरी है। अर्थ, परिभाषा से पहले हम अर्थ को अच्छे से समझेंगे कि कंपनी क्या है। कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जिसका सम्मेलन या तो 2013 के अकॉर्डिंग हुआ हो, कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग हुआ हो, या इससे पहले वाले किसी अधिनियम के अधीन हुआ हो। इससे पहले वाला अधिनियम हमारा कंपनी अधिनियम 1956 था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी। अब कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। तो एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी विधिवेत्ता तथा मुख्य न्यायाधीश मार्शल का कहना है कि कंपनी अदृश्य, अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है कंपनी के बारे में कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि जो चल फिर नहीं सकता। अमूर्त व्यक्ति है मतलब जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है, वैसे दिखाई जैसे आदमी की तरह नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति कैसा होता है कि चल फिर सकता है, देख सकते हैं हम उसको, लेकिन कंपनी का अस्तित्व किसकी दृष्टि में होता है, ओनली कानून की दृष्टि में होता है। कानून के द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वे सभी विशेषताएं होती हैं जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है अथवा इसके अस्तित्व के लिए सहायक होती हैं। प्रोफेसर हैने ने भी कहा है कि कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका प्रत्येक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होता है और जिसकी एक सार मुद्रा होती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी के ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित है। कानून की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी पूंजी अंतरण योग अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है तथा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। तो हमें कंपनी की परिभाषा, हमने अर्थ पढ़ा और अर्थ के आधार पे हमने कुछ विद्वानों की परिभाषा पढ़ी, तो उससे हमें ये समझ में आ गया कि कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी कैसे बनती है। अब कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं। कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। समावेलित संस्था, कंपनी एक ऐसी संस्था है यह निकाय है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले वाले किसी अधिनियम के तहत सम्मिलित या सम्मेलन करवाया गया हो। व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित कंपनी
का प्रवर्तक होता है, उसने इसको बनाया होगा, तो किसी न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा इसको सम्मिलित करवाया गया है। अभिदाता, प्रत्येक कंपनी का समामेलन अभिदाता या अभिदाताओं के द्वारा ही करवाया जाता है। तो एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही अभिदाता होता है, और निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 अभिदाता, निजी कंपनी के लिए कम से कम कितने अभिदाता होने चाहिए? कम से कम 2 अभिदाता, और सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 अभिदाता और सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 अभिदाता का होना अति आवश्यक है। सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, जिनको हमने अभी पढ़ा, अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में और न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या 1 तक ही सीमित रहती है, जब तक वह एक व्यक्ति जीवित है, जब तक अन्य किसी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। किसी भी निजी कंपनी के लिए 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, और निजी कंपनी में अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। जो पहले 50 थी उसको बढ़ा के 200 कर दी गई है। कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना जरूरी है, और इसके अधिकतम की कोई सीमा का प्रतिबंध नहीं है। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, विधान के अधीन निर्मित का मतलब होता है कि कानूनी रूप से निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। सार्वमुद्रा, सार्वमुद्रा मतलब कॉमन सील, कि कंपनी की अपनी क्या होती है? एक सार्वमुद्रा होती है। जैसे किसी के हस्ताक्षर, जैसे अपना एक सिग्नेचर होता है, वैसे ही कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होती है। सीमित दायित्व, कंपनी प्रारूप का सबसे बड़ा लाभ तथा इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सामान्यतः अंशों के द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य के अदत्त भाग तक ही सीमित होता है। यदि सदस्यों ने अंशों का समस्त अंकित मूल्य पहले से चुका दिया है, तो कंपनी उन सदस्यों से अब और अधिक राशि वसूल नहीं सकती है, चाहे कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता ही क्यों न हो। तो इसके अंशधारी ने जितने रुपए का अंश खरीदा है, उसकी लायबिलिटी उतनी ही बनती है। तो सीमित दायित्व हो गया। अंश पूंजी, कोई भी कंपनी अंश पूंजी के साथ अथवा बिना अंश पूंजी के पंजीकृत करवाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो कंपनियां अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जाती हैं, उनमें भी न्यूनतम अंश पूंजी का होना आवश्यक नहीं है। अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी ही राशि की अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जा सकती है। ये कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया था 2015 में। अंतरणीय अंश, कंपनी के अंश अंतरित किए जा सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को कंपनी के अंतर नियमों के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अंतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब, मैं मेरा शेयर मैं किसी और को बेच सकती हूँ, उसी को अंतरणीय अंश कहते हैं। अभियोग योग्यता, पृथक संपत्ति, कंपनी की एक अपनी अलग से संपत्ति होती है। अनुबंध करने की क्षमता होती है कंपनी के अंदर। प्रबंध की एक दल होता है। बहुमत द्वारा अभिशासन होता है। वैधानिक दायित्व भी होता है कंपनी का। कंपनी अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम से व्यवसाय या संपत्तियां खरीद भी सकती है।
माल एवं सेवाओं का व्यवसाय, कंपनी किसी भी माल या सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकती है। संपदा या उपक्रम से पृथक अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व उसकी संपदा के उपक्रम से भिन्न होता है, अतः किसी कंपनी की किसी संपदा या उपक्रम का सरकार के द्वारा अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है तो उसे भी कंपनी या उसके प्रबंध का अधिग्रहण नहीं माना जाता है, फलतः कंपनी का पृथक अस्तित्व बना रहता है। निवास स्थान, प्रत्येक कंपनी का निवास स्थान होता है। संचार प्रेषण के उद्देश्यों के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही कंपनी का निवास स्थान माना जाता है। राष्ट्रीयता, यदि कंपनी किसी देश की नागरिक यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका समामेलन किया गया है। कहने का मतलब जहां उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है जिस देश में उस वही उसकी नेशनलिटी मानी जाएगी। नागरिक नहीं है, मूल अधिकार भी नहीं, तो कंपनी नागरिक नहीं होती है तो उसके मूल अधिकार भी नहीं होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनियों का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, इस बात को हम कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित आकार की कंपनियों को अपने निगमीय सामाजिक दायित्व का अनिवार्य रूप से निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसा कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% भाग सामाजिक दायित्व की क्रियाओं पर खर्च करना पड़ता है। कंपनी का चरित्र, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना दिल दिमाग आत्मा नहीं होती है। यह किसी के प्रति निष्ठावान तो किसी अन्य के प्रति निष्ठाहीन हो सकती है। यह न कभी कभी कोई कंपनी शत्रु का चरित्र धारण कर सकती है। ऐसा तब होता है जब कंपनी का वास्तविक नियंत्रण शत्रु राष्ट्र के व्यक्तियों के हाथ में हो या कंपनी का नियंत्रण रखने वाले देशवासी शत्रुओं के हाथों की कठपुतली हो। सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन, कंपनी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, यह तो एक साधन है जिससे अनेक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो इस तरह हमने एक कंपनी की अर्थ समझा, उसकी परिभाषा समझी और उसकी विशेषताएं समझी। तो आज के व्याख्यान में हमने ये सब पढ़ लिया है। थैंक यू।